नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस यादव में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए अपना इंग्लिश का सिलेबस आगे बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं। मैं आपके सामने उन्हीं कंसेप्ट को लेकर आता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एसएससी का स्टूडेंट रहा हूं। मुझे पता है कि चीज़ों को किसको छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये नाउन टॉपिक में अपना थर्ड लेक्चर होगा आज। इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि सबसे मोस्टली जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिले हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं उसी तरह के कंसेप्ट आपके सामने लेकर आता हूँ कि आप एडवांस लेवल तक जा पाएँ। दोस्तों, यहाँ पर हर एक टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड होता है, क्योंकि एक ही सेंटेंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले आपसे कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पिछले वीडियोस को जाकर देखिए, क्योंकि वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप यहाँ पर सेंटेंस में उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे, उन चीज़ों को एरर देख पाएंगे, उन चीज़ों को एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पिछले कंसेप्ट को यहाँ पर रिवाइज करूँगा हर सेंटेंस में। मैं यहाँ पर सेंटेंस में जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा। सेंटेंस में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कंसेप्ट का यूज किया जाता है, उनको डिफाइन करना इम्पॉसिबल रहेगा। ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो दोस्तों आप। यहाँ मैंने कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग नाउन्स लिखे हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, उनके बीच में माइनर डिफरेंस होता है, वो हमें पता नहीं होता है और हम उनको मिसप्लेस कर देते हैं। तो उसी चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, उसी कमजोरी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देख लीजिए कुछ ऐसे नाउन्स जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्लाइमेट और वेदर। आप देखेंगे वैसे ओरली हम जो यूज करते हैं डेली यूज में, दोनों ही वर्ड को लगभग एक ही मीनिंग यूज करते हैं कि क्लाइमेट अच्छा नहीं है या मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस है दोस्तों। तो क्लाइमेट होता है हमारा वो एक वेदर होता है, एक मौसम ऐसा होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसी जगह पर रहने वाला वेदर कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कह देते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कुछ अस्थाई होती हैं, कुछ छोटे से समय के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, यानी टेम्पररी होती हैं। ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम वेदर कहते हैं। तो मौसम और जलवायु में ये अंतर है दोस्तों। अभी हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरा एक चीज का शुरू से जो रहा है कि आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं रटना है, आपको रूल रेगुलेशन रटने नहीं है, आपको बस छोटा सा कंसेप्ट पकड़ना है और उसी कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। तो यहाँ पर क्या है, अपना सिलेबस भी कवर होगा और अपनी प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है। तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इनका यूज कैसे होता है। एसएससी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपना कंफ्यूजन जो नाउन है वो है वेदर, वेडिंग और मैरिज। वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है दोस्तों? हम दोनों को ही एक ही सेंस में यूज करते हैं अपने डेली बोलचाल की भाषा में, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वेडिंग होती है, वेडिंग एक सेरेमनी होता है, यानी एक फंक्शन होता है, यानी एक समारोह होता है। लेकिन मैरिज जो होता है, मैरिज एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, यानी स्टेट होती है, जीवन की कोई अवस्था होती है जिस स्टेट से हर आदमी को गुजरना होता है। तो अब इनका यूज कैसे देखने को मिला, देखिए आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी हेल्प से आप समझ पाएंगे इनका यूज कैसे होता है। आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है वो ग्रामेटिकली आपको देखने में एकदम करेक्ट लगेगा, लेकिन वो सेंटेंस जो अपना मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है अगर हम वर्ड के मीनिंग पर जाएं, जिसमें वर्ड जो नाम यूज किए हैं और उसके मीनिंग पर जाते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है दोस्तों। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, आई कुड नॉट अटेंड देयर वेडिंग लास्ट मंथ।
दोस्तों मैंने क्या बताया था, वेडिंग एक सेरेमनी होता है और मैरिज एक रिलेशन होता है। तो अटेंड किसको करेंगे आप, किसी फंक्शन को करेंगे अटेंड, ना कि किसी रिलेशन को अटेंड करेंगे, किसी संबंध को अटेंड नहीं करेंगे। आप अटेंड किसको करने जाते हैं, एक फंक्शन को, एक सेरेमनी को अटेंड करने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर वेडिंग का मतलब होता है सेरेमनी, और यहाँ पर यूज भी किया गया सेरेमनी। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा मैरिज, ऐसे आएगा आपके सामने क्वेश्चन, आई कुड नॉट अटेंड देयर मैरिज लास्ट मंथ। और यहीं पर हम क्या करेंगे, गलत कर बैठेंगे, गलती कर बैठेंगे, क्यों, हमें ये ग्रामेटिकली देखने में करेक्ट लगा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैरिज का जो यूज हुआ वो मिस यूज है, मिसप्लेसिंग है। क्यों है कि मैरिज एक रिलेशन होता है, एक स्टेट होती है किसी किसी के जीवन की, उसको हम अटेंड नहीं कर सकते, हम किसी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिज क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वेडिंग। वेडिंग एक समारोह है, एक सेरेमनी है, उसको हम अटेंड करते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, देयर मैरिज लास्टेड फॉर 2 years ओनली। इसका मीनिंग निकल रहा है कि उनकी जो रिलेशन था, जो शादी संबंध था, उनका 2 साल ही चल पाया। इसमें इस सेंटेंस में हमें सेंस चाहिए कि उनका जो रिलेशन है वो 2 साल तक चल पाया, यानी हमें ऐसे नाउन की जरूरत है जिसका मतलब निकलता हो रिलेशन। यहाँ पर मैरिज का मतलब ऑलरेडी रिलेशन है और उसको ऑलरेडी यूज किया गया है, इसका मतलब है कि हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है दोस्तों। अब देखिए थर्ड वन इज, देखिए द आइसलैंड हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो द्वीप होते हैं उनमें क्या है, इस द्वीप की बात हो रही है, उसमें कह रहा है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, हमेशा के लिए होते हैं, ये मान लीजिए कि वो हमेशा के लिए होते हैं वहां पर, तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। उसमें फिक्स रहता है कि 4 महीने मान लीजिए वहाँ हॉट रहेगा, या 4 महीने कोल्ड रहेगा, या फिर ह्यूमिड, ये क्या है वहाँ फिक्स है, वहाँ एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है। और वेदर किसको कहते हैं, हमने बताया था, वेदर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एटमॉस्फेरिक चेंज आते हैं। एटमॉस्फेरिकल चेंजेस मतलब मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो क्या है, आंधी बवंडर की कंडीशंस बनती हैं, और वो थोड़े से समय के लिए होती हैं, घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, तो उसको हम कहते हैं वेदर, उसको हम कहते हैं वेदर। क्लाइमेट होता है हमारा परमानेंट होता है, ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होता रहता है। अब देखिए कुछ ऐसे ही नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स, जो कि कैसे यूज किए जाने हैं एग्जाम में, आपको यूज कैसे मिलेंगे इसके, तो यूज आपको करना है। जैसे यहाँ पर डोर टू डोर लिखा है, यानी एक के बाद एक दरवाजा। दूसरा है वर्ड फॉर वर्ड, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप वर्ड फॉर वर्ड की जगह आपको एग्जाम में क्या देखने को मिल जाएगा, वर्ड टू वर्ड। और डोर टू डोर की जगह डोर फ्रॉम डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, तो वो हमारा क्या है, रॉन्ग यूज होगा। करेक्ट यूज है डोर टू डोर और वर्ड फॉर वर्ड, स्टेप बाय स्टेप। अब एक देखिए इसमें मैन आफ्टर मैन है, और इसी मैन का क्या कर देंगे, आपको प्लूरल फॉर्म में मिल जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे एम ई एन, मैन आफ्टर मैन, एम ई एन, प्लूरल फॉर्म में। दोस्तों एक इसका सेंस निकलेगा वहां पर, एक के बाद एक आदमी, तो एक के बाद एक आदमी मतलब एक एक करके सिंगुलर, तो हमें तो सिंगुलर मैन चाहिए, तो वहां पर क्या हमसे गलती करा लेता, हमको देखने में उतना हम ध्यान नहीं देते, हम गलती कर बैठते हैं। ये सब चीजें क्या है, इनको थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है। ऐसे दोस्तों एक नाउन और आता है कस्टम, हैबिट और ट्रेडिशन। कस्टम, हैबिट और ट्रेडिशन लगभग एक ही सेंस में यूज होते हैं, लेकिन इनके अंदर, इनके बीच का एक डिफरेंस, एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या एग्जाम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, क्योंकि मैं उन्हीं कंसेप्ट को लेकर आता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको जितने भी कंसेप्ट कवर कर रहा हूँ वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको एग्जाम में बैठने के बाद ये नहीं लगेगा कि हमें हमसे कोई चीज मिस हुई है, हमने ये नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ बने रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा।
तो कस्टम, हम बात कर रहे थे कस्टम, हैबिट और ट्रेडिशन की। दोस्तों कस्टम जो होता है, कस्टम यानी रीति रिवाज, ये रीति रिवाज किसी समाज की बात हो रही हो तब हम करते हैं कस्टम का यूज, कस्टम वर्ड का यूज करते हैं। किसी पूरे समाज की रीति रिवाज की बात हो रही हो तब हम करते हैं कस्टम का यूज। और जो ट्रेडिशन होता है वो इनहेरिटेड होता है, यानी हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक पूजा पद्धति है, पूजा करने का तरीका है हमारे घर में, तो हमने अपने पूर्वजों से देखा है, वो जैसे करते आए हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, तो क्या है, हम इनहेरिटेंस यानी विरासत में मिली हुई चीजें हैं वो, तो उसको हम कहेंगे ट्रेडिशन, उसकी वो हमारी क्या परंपरा है, वो रीति है। हैबिट, दोस्तों हैबिट जो वर्ड का यूज होता है वो एक अकेले पर्सन की बात हो रही है, अकेले पर्सन के बारे में उसकी रीति रिवाज की बात हो रही हो, अकेले पर्सन के लिए यूज हो तब हम हैबिट का यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल से और क्लियर कर देंगे इसको, एग्जांपल देके आपके सामने इनको डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही दो नाउन्स और लिखे मैंने आपके सामने, क्या, मैनर और मैनर्स। मैनर मीन्स मेथड, अप्रोच, किसी चीज को सॉल्व करने का मेथड, उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको कैसे अप्रोच लगा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो होता है हमारा मैनर। एक मैनर्स होता है, उसका मतलब होता है एटिकेट्स यानी तौर तरीके। सो और अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो तमीज, उसको हम कहते हैं एटिकेट्स, एटिकेट्स। अब इन सब चीजों पर मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं और उन एग्जांपल्स में मैंने कुछ ऐसे कंसेप्ट और डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और शायद ही कोई टीचर उनको पढ़ाता है। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रोज ओवर रोज ऑफ लैम्प्स लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। अब क्या कह रहा है, एक के बाद एक पंक्ति लैम्प्स की, एक के बाद एक पंक्ति बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। लेकिन दोस्तों क्या आप बताइए, बहुत सारी पंक्तियां एक साथ और फिर बहुत सारी पंक्तियां एक के बाद बहुत सारी पंक्तियां एक के बाद, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका मतलब यहाँ पर रोज जो सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए तो उसको प्लूरल बना दिया, यानी एक रो के बाद एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति लैम्प्स की, ऐसा ही तो कहेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही गलत बना रखी है, प्लूरल गलत बना रखा है ऐसा, ये हमारा क्या है, रॉन्ग यूज है इसका प्लूरल फॉर्म का। ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको किसी बुक में भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज अ कस्टम इन फ्रांस टू वेलकम गेस्ट विद वाइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, फ्रांस में रीति है कि अपने गेस्ट का स्वागत शराब से करना है, अपने गेस्ट को कैसे वेलकम करना है, शराब के साथ, यानी फ्रांस की रीति है। तो हम फ्रांस यानी पूरी कंट्री यानी किसी एक समाज की बात कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी की जब बात हो रही है और सोसाइटी की परंपराओं की रीति रिवाज की बात होती है तो हम करते हैं कस्टम वर्ड का यूज, कस्टम। ठीक है दोस्तों, और अकेले एक पर्सन पर्टिकुलर की बात होती है तो हम करते हैं हैबिट का यूज। आपको एग्जाम कैसे गलती कराएगा, यहाँ पर हैबिट दे देगा, इट इज अ हैबिट इन फ्रांस टू वेलकम गेस्ट विद वाइन। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, a black and white cow was sitting in the middle of the road। सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है और एग्जाम में आपको क्या दे देगा, काव कहाँ बैठी थी, सेंटर ऑफ द रोड, काव कहाँ बैठी थी, सेंटर ऑफ द रोड। और ये हमारी क्या है, मिस यूज हो जाएगा किसका, नाउन का। दोस्तों सेंटर होता है या तो सर्कुलर चीजों का होता है या फिर स्फेरिकल चीजों का होता है, स्फेरिकल शेप्स या सर्कुलर शेप्स का होता है सेंटर। बाकी चीजों के बारे में हम नहीं करेंगे सेंटर का यूज। तो यहाँ पर रोड तो हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर होता है, लंबाई में होता है, तो उसके तो बीचों बीच की बात करेंगे। तो यहाँ पर मिडिल ऑफ द रोड हमारा होना चाहिए, मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीचों बीच बैठी थी। सेंटर का किसका होता है, या तो सर्कुलर शेप्स का या फिर स्फेरिकल शेप्स का, यहाँ पर क्या यूज होना है, मिडिल ऑफ द रोड। ऐसे फोर्थ सेंटेंस देखिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दिस बॉय हैज नो मैनर, इस लड़के में कोई तमीज नहीं है, यानी तमीज यानी इसमें लड़के में कोई मेथड नहीं है। यहाँ पर जो मैनर यूज हुआ है इसका मतलब है मेथड, इस लड़के को कोई मेथड नहीं है, यानी इसको कोई अप्रोच नहीं है। इसका मतलब ये मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया,
हमें क्या चाहिए, इस लड़के को कोई तमीज नहीं है, इसको तौर तरीके नहीं आते हैं, तो उस तौर तरीके वाला हमें सेंस चाहिए, तो हमें कौन सा यूज करना होगा, मैनर्स यानी एटिकेट्स। एग्जाम में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मैनर। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। मैं एग्जाम्पल को इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि चीजें आपके माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएंगी, और आपके सामने जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगी और आप एरर को वहां पर फाइंड कर पाएंगे। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, ऑल वुमेन आर ऑल वुमेन आर अपोज टू न्यूली पास्ड बिल। सभी महिलाओं ने क्या किया, न्यूली पास्ड बिल का अपोज किया। जो नया बिल पारित हुआ है उसका उन्होंने विरोध किया। सेंटेंस में आपको एग्जाम में क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऑल फीमेल्स। दोस्तों अब ऑल फीमेल्स यानी सारी फीमेल्स। अब फीमेल्स में तो आपका क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। यानी एनिमल के फीमेल और ह्यूमन बीइंग्स के फीमेल। क्या ये पॉसिबल है कि एनिमल्स जो फीमेल हैं वो किसी मेल पास बिल का अपोज करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या यूज करना था, फीमेल तो हर कोई हो सकता है, वो एक जानवर भी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकता है। तो हमें सेंस क्या लाना है कि सारी महिलाओं ने उस न्यूली पास बिल का अपोज किया था, तब हमें यूज करना हो क्या, वुमेन। और दोस्तों ये देखिए, ये वाला वुमेन आपको मिलेगा तो भी गलत है। क्यों, ऑल ऑल मतलब प्लूरल, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं, तब हमें प्लूरल फॉर्म क्या होती है, MEN। क्या होती है दोस्तों, MEN। ऑल वुमेन आर अपोज टू द न्यूली पास्ड बिल। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है।